भारत का पाकिस्तान का हिस्सा बनने से कैसे बची, और दूसरा आएगा कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा बनने से कैसे बचा। देखिए, जब पाकिस्तान को लेकर के डिस्कशन हो रहे थे, बातचीत हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रहे थे, तो किसी को ना नक्शा पता था, ना पता था कि क्या रहेगा क्या जाएगा, किसको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। और भारत में भी रियासतें, रजवाड़े और वो सब थे, कुछ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरीज थी, जिसके चलते हुए कोई क्लियर नक्शा किसी को नहीं पता था कि फाइनली इस देश का नक्शा निकलेगा क्या। यहाँ तक कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तक को नहीं पता था। तो उस समय की बात है। तो जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, उस समय पूर्वी पंजाब जो आज का पंजाब है और पाकिस्तान में जो पंजाब है, उसमें आज का हरियाणा और हिमाचल का भी कुछ हिस्सा शामिल था। और हरियाणा जो है वो दिल्ली के 3 तरफ है। तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उस टाइम में अविभाजित पंजाब से दिल्ली 3 तरफ से घिरी हुई थी। ठीक है, आज के नक्शे के हिसाब से मत देखिए, उस समय के नक्शे के हिसाब से देखिए, क्योंकि घटना उस समय की है। तो जिन्ना और मुस्लिम लीग, इनकी निगाहें भारत के 3 शहरों पे लगी हुई थी कैसे भी। कलकत्ता जो भारत का सबसे संपन्न शहर था, दिल्ली हमेशा से सर सैयद के ख्वाब दिखाए हुए जो भी थे, उसके चलते हुए हमेशा से मुस्लिम लीग और जिन्ना की निगाह हमेशा दिल्ली पे रही, और तीसरा था हैदराबाद। ये 3 शहरों पे इनकी निगाह लगी हुई थी। ये कैसे भी हमें चाहिए, मिलने चाहिए। इनको हड़पने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। दिल्ली चूँकि इस्लामिक शासन में सत्ता का केंद्र रही है, तो वो सपना इनको हमेशा से सर सैयद भी देखते रहे और इकबाल भी देखते रहे। तो दिल्ली का वो कारण था। कलकत्ता का कारण ये था कि कलकत्ता और कलकत्ता के आसपास के ज़िले जो थे वो हिंदू बाहुल्य थे, लेकिन औद्योगिक रूप से वो बहुत समृद्ध था, पैसे वाला बहुत उस ज़माने में था कलकत्ता। और उस समय कलकत्ता राजधानी था बंगाल की, और वहीं पे इकलौती मुस्लिम लीग की सरकार थी, बाकी कहीं पे मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी। पंजाब में भी नहीं थी, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की थी, खिजर हयात खान जमींदारों की पार्टी थी, उनकी थी। अब मैं बताता हूँ, पहले दिल्ली की बात बताता हूँ। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलनी थी। 14 अगस्त को पाकिस्तान में सत्ता का हस्तांतरण होना था, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन को दोनों जगह एक संग नहीं रह सकते थे एक ही दिन में। तो ये था कि 14 को वो वहाँ सेरेमनी करेंगे, 15 को यहाँ करेंगे। अब मज़ेदार बात सुनिए कि एक गुप्तचर विभाग, इंटेलिजेंस विभाग के राय बहादुर बख्शी बद्रीनाथ थे। इनकी ड्यूटी, ये अधिकारी थे, इनकी ड्यूटी थी मुस्लिम लीग और उसकी के नेताओं की कार्यवाहियों और उनके अंदर क्या चल रहा है, उनकी योजनाओं पे नज़र रखना। ये इनकी ड्यूटी थी। इनको पता चला कि मुस्लिम लीग ने एक योजना बनाई है कि पूर्वी पंजाब में, मतलब जो भारत के हिस्से में आएगा, जिसमें हरियाणा शामिल है, इसमें सारे मुस्लिम कांस्टेबल्स 12 अगस्त की रात में सशस्त्र विद्रोह करके, जो थानों की आर्मरी होती है जिसमें हथियार रखे जाते हैं, उन पे कब्जा कर लेंगे, हिंदू पुलिस अधिकारियों को मार देंगे, अराजकता अव्यवस्था फैलेगी। 13 का दिन उसी में गुजरेगा। 14 को पाकिस्तान बन जाएगा और हम पाकिस्तान में मिलने का शामिल कर देंगे। और जब तक ये कुछ कन्फ्यूज़न फैलेगा और जब तक इस पर कोई कार्रवाई होगी, तब तक 3 तरफ से जो दिल्ली हमने घेर रखी है, वो दिल्ली पे भी हम कब्जा कर लेंगे। ये इनका प्लान था। राय बहादुर बख्शी जो थे, इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, इनको जैसे ही ये खबर 1 या 2 अगस्त को मिली है, इन्होंने पूरी ब्यूरोक्रेसी, होम सेक्रेटरी सबको बाईपास करते हुए ये खबर सीधी पटेल को भेजी, क्योंकि उस समय अंग्रेज अधिकारी भी थे।
ये नहीं चाहते थे कि मतलब अंग्रेज अधिकारी कोई इन्फॉर्मेशन पे बैठ जाए और बीच में ही खेल हो जाए। तो इन्होंने सीधी खबर भेजी पटेल को, पटेल तक जानकारी आ गई। नतीजा ये हुआ कि 5 और 6 अगस्त को सारे थानों के इंचार्ज, चाहे वो अंग्रेज थे या मुस्लिम अधिकारी थे, वो बदल दिए गए। सारी जगहों पे हिंदू और सिख अधिकारी बिठा दिए गए। आर्मरी पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो गया। आर्मरी के इंचार्ज जो भी मुंशी थे उन सब ठीक से सेट कर दिए गए। ये योजना बुरी तरह से फेल कर दी। बस कुछ पुलिस वाले जो थे, कांस्टेबल वगैरह, जिनके पास राइफल थी, वो लेकर के भाग करके अकेले पाकिस्तान चले गए। तो इस तरीके से ये दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बची। इस घटना का जिक्र दुर्गादास ने अपनी किताब में इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में बहुत विस्तार से किया है। और वैसे उस किताब का प्रीफेस भी बता दें, डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। बहुत ऑथेंटिक किताब है हिस्ट्री की। अब आते हैं कलकत्ता वाली बात पे। अब आते हैं कि कलकत्ता भारत की पाकिस्तान में शामिल होने से कैसे बचा। देखिए, जब ये सब चल रहा था तो ये नहीं तय था कि किसका क्या विभाजन होगा, कौन होगा, बंगाल का विभाजन होगा कि नहीं होगा, पंजाब का विभाजन होगा कि नहीं होगा, होगा तो क्या बाउंड्रीज होंगी, क्या होगा, ये सब नहीं पता था। लेकिन ये बात जरूर चर्चा में चल रही थी कि भाई अगर मुस्लिम आबादी के आधार पे पाकिस्तान बन रहा है तो जो हिस्से जिसमें मुस्लिम आबादी बहुमत में नहीं है, जिन जिलों में नहीं है, वो ज़िले फिर पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करेंगे। चाहे फिर जब देश का बंटवारा हो सकता है तो प्रदेश का भी बंटवारा हो सकता है। ये बात में तर्क में दम था। तो ये था कि अच्छा, उस समय बंगाल में जो सरकार थी, देखिए वहाँ तो पुलिस वालों की बात थी लेकिन सरकार इनकी नहीं थी। बंगाल में जो है सरकार थी मुस्लिम लीग की और मुख्यमंत्री उस समय कहलाते थे प्रधानमंत्री, तो वो थे शहीद हुसैन सोहरावर्दी, वो मुस्लिम लीग के थे। इन लोगों की योजना ये बनी कि जो सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 आज़ादी से 1 साल पहले इन्होंने आह्वान किया था, उसमें हम मुस्लिम लीग के कार्यकर्ता हिंदुओं पे हमला करके वहाँ की आबादी को भगा देंगे और मार डालेंगे, हत्याएं करेंगे तो लोग अपने आप भाग जाएंगे और इसको हम मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र बना देंगे, जिसके चलते हुए ये कलकत्ता और आसपास के जो 2-4 ज़िले हैं ये हमारे पास आ जाएंगे। इसके चलते हुए शहीद हुसैन सोहरावर्दी जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या योजना करी कि हम एक रैली करेंगे 16 अगस्त को और उसके बाद फिर जो दुकानें खुली होंगी और उस पर हिंसा होगी और तुम लोग जाकर के दंगे भड़काना और ये कार्यवाही अपनी जो भी करनी है 2-3 दिन में ख़त्म कर लो, नहीं तो उसके बाद फिर मुझे पुलिस छोड़नी पड़ेगी। मैं 2 दिन 3 दिन तो पुलिस को रोक सकता हूँ, उससे ज़्यादा मैं पुलिस रोक नहीं पाऊँगा, तो तुम्हें 2-3 दिन में ही ये ख़त्म कर लेना है। अब इनके इस प्लान को फेल करा एक व्यक्ति ने, एक अकेले व्यक्ति ने। वो व्यक्ति का नाम था गोपाल पाठा। गोपाल पाठा का कलकत्ता में कसाई का व्यवसाय था। कसाई थे उनके यहाँ, मतलब मीट ईट काट के बेचा जाता था, वो सब था। तो इन्होंने क्या करा था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस से बहुत प्रभावित थे। इन्होंने अपनी एक भारत जातीय वाहिनी बना रखी थी जिसमें 800 पहलवान छाप लोगों को भर्ती कर रखा, मतलब का ग्रुप संगठन बना रखा था। और अवैध हथियार रखने का इनको बड़ा शौक नहीं था, मतलब देश सेवा के लिए या उसके लिए सुभाष चंद्र बोस की तरह कभी कोई नौबत आ जाए तो उसके लिए इन्होंने तैयारी कर रखी थी। अब वो हथियार इनको कहाँ से मिल गए थे? द्वितीय विश्व युद्ध जब ख़त्म हुआ तो जो फौजी अधिकारी थे, नाटो वगैरह के मेंबर थे, जो समय मित्र देश थे उनके और अंग्रेज वगैरह, ये जब यहाँ से गए तो भ्रष्ट तो हर जगह हर तरफ होते ही हैं, तो कुछ लोग अपने हथियार इनको सेकंड हैंड बेच गए। और ना सिर्फ हथियार बेच गए बल्कि इनको कुछ हथगोले वथगोले भी बेच गए। तो इनके पास मतलब एक साइजेबल
आर्मरी थी, 800 पहलवान टाइप लोग और कुछ गोला बारूद। तो पहले दिन हुआ क्या कि 16 अगस्त का दिन क्यों चुना गया डायरेक्ट एक्शन डे के लिए और उस दिन के लिए, उस समय रमज़ान चल रहे थे और शायद इस्लाम में कोई बद्र की लड़ाई है, तो 16 अगस्त वाला दिन जो था वो उनकी बद्र की लड़ाई की तारीख से मैच करता था। तो इनका मुस्लिम लीग का कहना यह था कि इस दिन हम जो है सीधी कार्यवाही करेंगे और यहाँ की पूरी डेमोग्राफिक कंपोजिशन को चेंज कर देंगे और उसके बाद जो है हम 2-3 दिन में यहाँ पे इसको पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कर देंगे, जिससे कि कलकत्ता जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में चला जाएगा। उस दौरान मुस्लिम लीग और उनके कार्यकर्ताओं में एक और धारणा बैठी थी कि हिंदू कायर हैं और मुसलमानों से लड़ नहीं सकते हैं, और अगर हम लोगों ने कलकत्ता और पड़ोसी जिलों में अगर हिंसा कर दी और थोड़े बहुत लोग मार दिए तो पलायन यहाँ से निश्चित हो जाएगा और सब भाग जाएंगे थोड़ी सी हिंसा के बाद। इसी दौरान क्या हुआ, कलकत्ता के मेयर थे सैयद मोहम्मद उस्मान, उन्होंने एक बुकलेट प्रकाशित करी और उसमें कहा गया कि काफिर हिंदुओं तुम्हारा विनाश दूर नहीं है, तुम्हारा नरसंहार करा जाएगा। तो ये एक तरीके से इसने संदेश दे दिया उनके नेटवर्क को कि आपको किसके लिए तैयार रहना है। तो 16 अगस्त का दिन आ गया। 16 अगस्त के दिन जो है सीधी कार्रवाई के तौर पे जो है उनकी रैली हुई शहीद हुसैन सोहरावर्दी की, जिसमें मुल्ले मौलवियों ने आकर के तमाम भड़काऊ भाषण दिए दिवाए, और फिर जैसा प्लान था कि शहीद हुसैन सोहरावर्दी इंश्योर करेंगे कि पुलिस और सेना का हस्तक्षेप ना हो और उनका कैडर जो है खुलेआम दंगा कर सके। तो तुरंत भीड़ ने उसके बाद जिनकी चूंकि बंद का आह्वान था, हिंदू व्यवसायियों ने बंद का समर्थन नहीं करा, तो वो दुकानें उनकी खुली हुई थी, तो वहाँ से लौटती हुई 1 लाख की भीड़ ने उन दुकानों को जलाना शुरू कर दिया और दंगे शुरू कर दिए। कई दुकानें जला दी गई। उसके अगले दिन 17 अगस्त को अकेले कलकत्ता में 10,000 हिंदुओं को मार दिया गया, कत्ले आम कर दिया गया उनका। कई महिलाओं की अस्मत लूटी गई। पुलिस मौके से नदारद थी। सोहरावर्दी खुद पुलिस कंट्रोल रूम में बैठे इंश्योर कर रहे थे कि पुलिस कहीं कार्यवाही के लिए ना चली जाए। इससे शहर में बड़े पैमाने पर हिंदुओं का पलायन हुआ और कई दिन तक हावड़ा ब्रिज पर नरसंहार से भागकर आए हिंदुओं की भीड़ लगी रही, और वहां जाके भी हिंसा हुई तो कई को रास्ते से हटा दिया गया, कईयों को मार दिया गया। कई लोगों ने नाव से हुगली नदी पार करने का विकल्प चुना और मुस्लिम लीग के कार्यकर्ताओं ने उनकी नावों को नावों से टकरा के डुबो के मार दिया। 16 को दुकानें जलाई गई, 17 को 10,000 लोग मार दिए गए। तो लोग 17 की रात तक जो है वो स्तब्ध हो गए थे और अब समझ में आ गया था कि या तो संगठित हो जाओ या फिर मारे जाओ, कोई तीसरा रास्ता नहीं है। तो उन्होंने इकट्ठे संगठित होना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि पुलिस से कुछ होना वाना नहीं है, पुलिस नहीं आने वाली है। उन्होंने इकट्ठा होना शुरू कर दिया और इस कार्यवाही का नेतृत्व करा गोपाल पाठा ने। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा करा और उसने समझाया लोगों को कि देखो, आग से खेलना है तो आग को आग से जवाब देना पड़ेगा, क्रूरता को क्रूरता से जवाब देना पड़ेगा। इसके नतीजे के तौर पे बिहार से, उड़ीसा से जो लेबर क्लास जाती थी, जिसमें मोस्टली दलित शूद्र लोग थे, जो मजदूर, मिस्त्री, कंस्ट्रक्शन वर्कर, मिल लेबर, दूधिये थे, ये लोग, अच्छा उस ज़माने में दूधिये बाय द वे लठ लेके चलते थे, लाठी लेके चलते थे। तो ये सब ने गोपाल पाठा के पास, चूँकि 800 आदमी ऑलरेडी थे, उसको ज्वाइन कर लिया।
लोहारों ने अपने परिवारों के साथ रात दिन लग करके लोहा गला करके रात भर में छुरियां, खुखरी, तलवारें ये सब बनाई, रात दिन लग के। बड़ा बाजार के मारवाड़ व्यापारियों ने उनको पैसा दिया, जो खरीदना है खरीदो, करो, तैयारी करो। दूधिए ग्वालों का मैंने बता ही दिया, वो शामिल हो गए थे। इसके बाद इसके अगले दिन 18 अगस्त से जवाबी कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले हिंदू इलाकों पे हमला करने वाले मुस्लिम लीग के गुंडों को पहचान के मारा गया। फिर इस लड़ाई को, मतलब पहले ही था कि जो हम पे हमला करने आएंगे हम उनको मारेंगे, पहले उनको मारा गया। फिर वो इस लड़ाई को मुस्लिम बहुल इलाकों में ले गए और वहाँ मुस्लिम लीग से जुड़े मुस्लिम गार्ड के सदस्य बड़ी संख्या में मारे गए। उसके बाद चुन चुनकर उन लोगों को पहचान कर मार डाला गया जिन्होंने हिंदुओं की हत्या खुद या तो करी थी या करवाई थी, बता के कि ये घर है, इस तरीके से। इस जवाबी कार्यवाही से मुस्लिम लीग के नेताओं में घबराहट फैल गई, क्योंकि 20 तारीख तक मुसलमानों की मौत का आंकड़ा हिंदुओं से ज़्यादा हो गया, बाजी पलट गई। सोहरावर्दी कंट्रोल रूम में अपने बाल नोचते हुए देखे गए। उन्होंने संदेश भिजवाया गोपाल पाठा के पास कि बस करो यार, बस करो। गोपाल पाठा ने जवाब भिजवाया, शुरू तुमने करा है, अंत हम करेंगे। इस हिंसा के चलते हुए अंग्रेजी सरकार में बहुत ज़्यादा सोहरावर्दी की आलोचना होने लगी और 21 तारीख को सोहरावर्दी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ब्रिटिश सेना ने दंगा प्रभावित क्षेत्रों को शांत कर दिया। दंगा समाप्त होने के बाद गांधी जी ने कलकत्ता का दौरा करा और कुछ लोगों ने उनके सामने हथियार सरेंडर कर दिए। गांधी जी के सचिव ने गोपाल पाठा को भी हथियार सरेंडर करने को कहा, तो उसने कहा, मैंने इन हथियारों से अपने क्षेत्र की महिलाओं को बचाया है, उनका सम्मान बचाया है, अपने लोगों की जान बचाई है, मैं उन्हें सरेंडर नहीं करूँगा। जब यहाँ पे लोगों की हत्याएं हो रही थी उस समय आप कहाँ थे? ये जवाब उसने उनके सचिव को दिया। फिर बाद में जो भी राजनीतिक डिस्कशन हो रहे थे, नेगोशिएशन हो रहे थे, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मास्टर तारा सिंह पंजाब के, ये दोनों लोग अड़ गए अंग्रेज़ों के सामने कि भाई हम नहीं स्वीकार करेंगे पाकिस्तान में जाना। अगर आप देश का विभाजन कर सकते हैं तो प्रदेश का विभाजन कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और अल्टीमेटली जनसंख्या के आधार पे जिन जिलों में हिंदू सिख बहुलता में थे वो पंजाब इंडिया में रह गया, जहाँ पे मुस्लिम बहुलता में थे वो पाकिस्तान चला गया। इसी टाइप से बंगाल में जिन जिलों में मुस्लिम बहुलता में थे वो बंगाल, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में चला गया, और जहाँ पे हिंदू बहुलता में थे वो पश्चिम बंगाल या इंडिया वाला बंगाल बन गया। तो ये कहानी है कि कैसे कलकत्ता और दिल्ली पाकिस्तान का हिस्सा बनने से बचे।